23 फरवरी के दिन हजारों लोग हाथों में तलवार लहराते हुए, बंदूकें थी उनके हाथों में, उन्होंने अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन को घेर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बवाल हुआ। बवाल ये कि पुलिस से बातचीत हुई। किसने किया? भीड़ ने। उस भीड़ का लीडर कौन था? अमृतपाल सिंह। ये अमृतपाल सिंह कौन है? ये वारिस पंजाब दे का लीडर है। अब आप कहेंगे कि ये वारिस पंजाब दे क्या है? अब ये क्या है, ये इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि ये अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक है। खालिस्तान क्या है? ये वो सवाल है जो ज़्यादा भी नहीं तो करीब 90 साल से ज़्यादा से उठ रहा है। आए दिन आंदोलन होते हैं, इसके लिए तक जगह जगह बवाल किया जाता है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी ऐसे कई बार आंदोलन के वीडियोस आते हैं कि देखकर डर लग जाता है। डर किस चीज़ का? डर हिंसा का। क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन का इतिहास खून से भरा हुआ रहा है। तो क्या है इसका इतिहास? आखिर क्या है ये खालिस्तान आंदोलन? कब ये आंदोलन बना? कैसे शुरू हुआ? और इसके नाम पर जो ये कत्लेआम होता है ये क्यों हो रहा है? यही सब कुछ आज आपको असद इस वीडियो में बताएगा, तो बस आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तान मूवमेंट की कहानी शुरू होती है साल 1929 से। लाहौर के कांग्रेस सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला समूह मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, दूसरा समूह दलितों का था जिनकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए अधिकार की मांग कर रहे थे। तीसरा समूह मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल का था। ये पहली बार था तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में ये मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के वक्त पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। श्रोमणी अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबे यानी कि सिख प्रदेश की मांग कर रहा था। स्वतंत्र भारत में बने पुनर्गठन आयोग ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग अलग सिख सूबों के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी और आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और दोनों प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे, माने वो चंडीगढ़ को अपनी तरफ मांग रहे थे। फिर आता है साल 1979 में जगजीत सिंह चौहान ने भारत से लंदन जाकर खालिस्तान का प्रस्ताव रखा। इस खालिस्तान के लिए सिंह ने एक नक्शा पेश किया था। 1969 में जगजीत सिंह पंजाब में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। ब्रिटेन में जगजीत सिंह चौहान ने नई खालिस्तानी करेंसी जारी कर दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हालांकि देश लौटने के बाद भी जगजीत सिंह खालिस्तान प्रस्ताव का समर्थन करते रहे, लेकिन हिंसा का उन्होंने विरोध किया। 1972 का चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। इसने श्रोमणी अकाली दल को सोचने पर मजबूर किया। सोचने का नतीजा ये हुआ कि 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वतंत्रता यानी कि ज्यादा अधिकारों की मांग की। इस स्वतंत्रता की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वतंत्र पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। इंदिरा गांधी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये देशद्रोही मांगे हैं। उन्होंने कहा था कि ये कोई ऑटोनॉमी की मांग नहीं है, बल्कि उसकी आड़ में अलग देश की संरचना बनाने की योजना है। खालिस्तान के तौर पर ऑटोनॉमस राज्य की मांग ने 1980 के दशक में जोर पकड़ा। धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी और इसे खालिस्तान आंदोलन का नाम दे दिया गया। अकाली दल के कमजोर पड़ने और दमदमी टकसाल के जनरल सिंह भिंडरवाला की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही यह आंदोलन हिंसक होता चला गया। जनरल सिंह भिंडरवाला के बारे में कहा जाता है कि वो सिख धर्म में कट्टरता का समर्थक था। सिखों के शराब पीने, बाल काटने जैसी चीजों के वो सख्त खिलाफ था। साल 1980 से 84 के बीच पंजाब में आतंकी हिंसाओं में जबरदस्त उछाल आया। 1983 में पंजाब के डीआईजी अटवाल के स्वर्ण मंदिर परिसर में हत्या कर दी गई। इसी साल से भिंडरवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों से वो हमेशा घिरा रहता था। साथ ही हथियारों का जखीरा भी वो जुटाने लगा। इसके बाद इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरवाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया।
यह ऑपरेशन 1 जून से 10 जून तक चला, जिसमें सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के मुताबिक हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। इसके 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरवाले की मौत का बदला करार दिया। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस वैद की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेन सिंह की कार के पास खुद को उड़ा दिया। इसमें बेन सिंह की मौत हो गई। सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था। तो कुल मिलाकर इस देश ने खालिस्तान के नाम पर जो देखा वो सिर्फ दंगे और खून खराबा था। वो खून खराबा जिसमें मासूम लोगों की जान गई, जिसमें पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन आज तक हिंदुस्तान टूटने नहीं दिया गया और आगे भी नहीं टूटने दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये कितना सही कितना गलत है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।